जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आ गए आप सब। चले जरा आगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये बात तो लास्ट लेक्चर तक क्लियर कर ली थी कि आखिर जो पुंकेसर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, वो पास रहते हैं, दूर रहते हैं, अगर वो आपस में जुड़े हुए हों तो कैसे जुड़े हुए रहते हैं। लगभग ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पुराने और पिछले लेक्चर में। मगर अब दोस्तों अब हम एक नई बात पढ़ रहे हैं। वो नई बात क्या है दोस्तों? पुंकेसर में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पुंकेसर होते हैं वो पादप में किसी और भी भाग से जुड़े हुए होते हैं। जनरली आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो थैलेमस वाला एरिया होता है ना, नीचे वाला, उसी एरिया से मतलब जो पुंकेसर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। मगर यहाँ पर अब ज़रा बात कुछ अलग है। बात अलग ये है कि कई बार जो पुंकेसर होते हैं वो उस स्पेशल भाग से नहीं जुड़ के किसी और भाग से जुड़े हुए होते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो टॉपिक हमारे सामने है उसका नाम है पुंकेसरों का आसंजन। दोस्तों पुंकेसरों के आसंजन का मतलब, जो पुंकेसर है वो अब किसी और भाग से जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, पुंकेसर का पुष्प के अन्य भाग से जुड़ना। तो जब दोस्तों पुंकेसर पुष्प के किसी अन्य भाग से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर का आसंजन। आइए जरा दोस्तों हम इसको आगे क्लासिफाइड कर लेते हैं। दोस्तों आगे इसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला होता है दल लग्न पुंकेसर, दूसरा होता है परिदल लग्न पुंकेसर, और तीसरा होता है पुजायांगी पुंकेसर। दोस्तों अगर पुंकेसर दल से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दललंग पुंकेसर। उदाहरण बहुत ही जरूरी है, बैगन। तो इसका उदाहरण क्या है? बैगन। और क्या होता है दोस्तों इसमें? पुंकेसर दल से जुड़ा रहता है। दोस्तों अगली चीज आती है परिदल। मतलब जब पुंकेसर होगा ना वो परिदल से जुड़ा हुआ होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आखिर ये परिदल क्या चीज होती है? दोस्तों परिदल वो होता है जो दल और ब्राही दल के अंदर विभक्ति नहीं हो। यानी कि जब दल और ब्राही दल दोनों विभक्त नहीं हो तो जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिदल। तो जो दूसरी बात है वो क्या? जब पुंकेसर परिदल से जुड़ा हुआ होता है। बात सही है? ठीक है दोस्तों, उदाहरण इसका याद रखिएगा। उदाहरण है लिली। और जब पुंकेसर के पुतंतु और परागकोश जायांग से जुड़े हुए होंगे। इससे जायांग से जुड़े होते हैं उदाहरण कैलोट्रोपिस। ये 3 चीज दोस्तों आपको याद रखनी है। 3 चीज कौन कौन सी है? पहली होगी दोस्तों पुंकेसरों का आसंजन, जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है क्या दोस्तों? पुंकेसरों के आसंजन का मतलब होता है कि आखिर जो पुंकेसर है वो किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, उसे हम बोलेंगे पुंकेसरों का आसंजन। अब अगर हम आसंजन की बात करते हैं तो आखिर यह आसंजन क्या होता है? दोस्तों आसंजन का मतलब है कि पुंकेसर जिस स्थल से सामान्यतया जुड़े हुए रहते हैं, जो हमें पता है, मगर उस स्थल पुष्पासन के अलावा जो स्थल होगा उसके अलावा किसी भी स्थल से जुड़े हुए होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुंकेसरों का आसंजन। हमको ये स्थिति 3 प्रकार से देखने को मिल सकती है। जो एक प्रकार की देखने को मिल सकती है उसे हम ए,
बी और सी में विभक्त कर देते हैं। आसान है दोस्तों। आसान ये है कि हमको केवल नाम याद रखने हैं। क्या चीज़? अगर वो दल से जुड़ा हुआ होगा पुंकेसर तो उससे हम दल लग्न बोलेंगे। वो परिदल से जुड़ा हुआ होगा, याद रखिएगा परिदल, कॉपी के ऊपर लिखिएगा जरा टॉप पे। क्या होता है परिदल? जब दल यानी कि ऐसी संरचना जो दल और बाह्य दल के अंदर विभक्त नहीं हो, ऐसी संरचना को हम क्या बोल देते हैं? परिदल। और तीसरी संरचना क्या हो जाता है? पूजा जायांगी यानी कि पूजायांगी। पूजायांगी का मतलब क्या होता है? जो जायांग से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जायांग का मतलब फीमेल पार्ट से, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूजायांगी। बात सही है दोस्तों। अब तीनों के उदाहरण बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले दल लग्न का जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या है? बैगन। इसका उदाहरण है लिली और इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस। ये 3 उदाहरण आप लोगों को इस टॉपिक में अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? 100% लॉक कर देना, पक्की बात है ना? चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम एक और प्रकार का यहाँ पे बात कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं पुंकेसरों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पुंकेसरों की लंबाई। दोस्तों कितने प्रकार की हो सकती है, जरा पुंकेसरों की लंबाई देखते हैं। पहला जो इसमें भाग है उसे हम बोलते हैं द्विदीर्घी पुंकेसर। बात सही है। कौन सा है? द्विदीर्घी पुंकेसर। तो ये तो आपका पहला भाग हो गया, 1 नंबर। और जो दूसरा है वो है चतुर्दीर्घी पुंकेसर। दोस्तों द्विदीर्घी पुंकेसर क्या होता है? जिसमें बीच में तो छोटे मतलब पुंकेसर पाए जाते हैं और किनारों की तरफ बड़े पुंकेसर मिलेंगे। मतलब आप कुछ ऐसा मान सकते हैं, देखिए अगर मैं कोई संरचना आपको बनाऊं तो बीच में तो बना देंगे छोटे और जो किनारे होते हैं उसके ऊपर बड़े पाए जाते हैं। ज़्यादा बड़े मत करना, ऐसे, ठीक है? तो बीच में छोटे और किनारों पे बड़े लिखिएगा जरा इसको। बीच में छोटे वे किनारों पे बड़े पुंकेसर। बात सही है दोस्तों। उदाहरण याद रखिएगा, सेल्विया। उदाहरण सेल्विया। बात सही है। जबकि दोस्तों चतुर्दीर्घी की में क्या होगा? बीच में जो 4 होंगे वो तो आपको मिलेंगे बड़े, मतलब कुछ इस प्रकार से। जबकि जो साइड में 2 होंगे वो होंगे छोटे, ऐसे, ठीक है? तो बीच के 4 बड़े और 2 छोटे, यानी कि कहीं ना कहीं 4 + 2 है। तो बीच के बड़े वे 2 छोटे। उदाहरण सरसों। तो दोस्तों एक छोटी सी बात थी एंथर को लेके, यानी कि हमने जो टॉपिक चालू किया था उस टॉपिक का ये एक तरह से आप मान सकते हैं एक छोटे से टॉपिक जो पुंकेसर था उसका एंड। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी बात यहाँ पे पढ़ी है। क्या क्या चीज़ पढ़ी है दोस्तों? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आखिर जो पुंकेसर होते हैं वो क्या होते हैं। पुंकेसर पादप में कार्य करते हैं उसमें जनरली कि उनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बनाने का, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो पुंकेसर होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक संरचना बोलते हो, जैसे आप बोलते हो परागकोश, और परागकोश के अंदर उपस्थित होते हैं परागकण। बात सही थी। जब हमने परागकण के बारे में बात की थी तो मैंने आपसे बोला था वहाँ पे 2 लोब भी हो सकती है और 1 लोब भी हो सकती है, यानी कि बाइलोब भी हो सकती है या फिर वो मोनोलोब्ड भी हो सकते हैं। बात सही है। एक लेक्चर पहले की बात है भैया, कॉपी को ऐसे करना, देख लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ। अगली चीज़ दोस्तों, अगला हमने बात किया था कि जो पुंकेसर होता है उससे पुतंतु किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, ठीक है? इंग्लिश में भी हमने कई सारे तरह से बताए थे। बेसिफिक्स बताया था, डॉर्सिफिक्स बताया था, हमने वर्सेटाइल भी बताया था और हमसे एडिनेट भी वहाँ पे आपको बताया है। बात सही है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले और हमने देखा कि अगर हम पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर में एक चीज़ और जो पुंकेसर को अलग और स्पष्ट बनाती है, और वो चीज़ क्या है? वो है पुंकेसरों का आसंजन। दोस्तों आसंजन का मतलब है कि जिस जगह से पुंकेसर जुड़े हुए रहते हैं वो वहाँ से नहीं जुड़े हों,
उसके अलावा कहीं से भी जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसरों का आसंजन। आसंजन की बात करें तो 4 प्रकार में आप इसको बांट देते हो और इसको आप कितने भागों में बांट देते हो, 2। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये दोनों सेपरेट हैं, शायद दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज, दलग्न पुंकेसर किसमें पाया जाता है, बैगन में, बिल्कुल सही। और इसमें क्या होगा, दल से लगे हुए होंगे पुंकेसर। आप जानते हो दल और बाह्य दल। अगली चीज, अगला होता है परिदल। परिदल क्या होता है, जानते हो, परिदल से लगा हुआ होगा तो वो क्या हो गया, परिदल। लिख लिया ऊपर डेफिनेशन परिदल की सबने। क्या होता है परिदल, बोलो, बिल्कुल सही। परिदल वो होते हैं जो दल और बाह्य दल के अंदर विभक्त नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिदल बोलते हैं। अगली चीज, अगला होता है पुजायांगी। पुजायांगी पुंकेसर किसमें मिलता है आपको, कैलोट्रोपिस में। सो कैलोट्रोपिस एक एग्जाम्पल है किस चीज का, पुजायांगी टाइप के पुंकेसर का। और एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। पुंकेसर पुतंतु और पराकुश, मतलब आप ये मान सकते हो जायांग से जुड़ेगा, बस। जायांग फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से अटैचमेंट होता है उसका, बस याद है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है पुंकेसर की लंबाई। एक पुंकेसर की लंबाई है जैसे हम बोलते हैं दीर्घी पुंकेसर, एक होता है चतुर्दीर्घी पुंकेसर। चतुर्दीर्घी में 4 बड़े हैं, द्विदीर्घी में 2 बड़े हैं। तो नाम से आपको पता लग रहा है, द्विदीर्घी मतलब 2 बड़े, चतुर्दीर्घी मतलब 4 बड़े। जहाँ पे 2 बड़े हैं वो 2 बड़े बाहर की ओर होंगे, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे 2 बड़े, दोनों बड़े बाहर है। जहाँ पे 4 बड़े, अब उनका आधिपत्य है, उनको कौन बाहर करेगा, भैया वो होंगे बीच में। ऐसे याद रख सकते हो आप, बात सही है। द्विदीर्घी 2 बाहर बड़े, ठीक है, छोटे अंदर। चतुर्दीर्घी 4 बड़े बीच में, चतुर 4 बीच में, क्योंकि वो चतुर है, बहुत बढ़िया, तो वो बीच में आ गए, छोटे वाले किनारे पे कर दो। तो 4 + 2 का अरेंजमेंट इसमें मिलता है, बीच में 4 बड़े और 2 छोटे। उदाहरण सरसों, और जबकि यहाँ पे उदाहरण बहुत ही जरूरी है, सैल्विया। सो ये उदाहरण देख लीजिएगा, और एक दलग्न पुंकेसर। गॉट दिस? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया, नोट करिएगा यहाँ तक बहुत ही अच्छे से। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही तरीके से, स्पष्ट तरीके से इसको नोट कर लेने का। सो हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब जरा थोड़ा सा और आगे चलें। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पुष्प की कुछ संरचनाओं के बारे में अच्छी डिटेल से बात की थी। अब हम एक संरचना के बारे में और बात करते हैं। और एक्चुअली इस संरचना के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये संरचना पुष्प में ऐसे कोई कार्य नहीं करती, मगर पुष्प को खिलने से पहले एग्जैक्टली उसको ढक के रखती है। समझ गए हो, बिल्कुल सही। दोस्तों, नाम होता है उसका बाह्यदल, यानी कि कैलेक्स। तो अब हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये बाह्यदल होता क्या है। आइए चलिए टॉपिक को लिखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है बाह्यदल। दोस्तों, पहला पॉइंट, पुष्प में सबसे बाहर की ओर क्या होगा, ये स्थित होगा। तो पहला पॉइंट प्लीज इसको मेंशन करेंगे आप भी मेरे साथ साथ। तो देखा जाए तो ये पुष्प को खिलने से पहले उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो दूसरा पॉइंट, पुष्प खिलने से पहले उसे सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब खिलने से पहले मतलब कौन सी अवस्था में, बिल्कुल सही, कलिका अवस्था में। दोस्तों, ये बात और भी पूछी जा सकती है कि कौन से रंग का होता है ये, आपको पता होना चाहिए, हरे रंग का। हरे रंग का होता है, बस सही है। बाह्यदल के बारे में इतनी बात। तो देखा होगा आपने पुष्प के नीचे की तरफ, आपने पता है ये और भी कई जगह देखा है। अगर आपने बैगन देखा होगा, बैगन देखा तो उसके ऊपर की तरफ भी लगा होता है, बिल्कुल सही है। चलो खैर बताऊंगा उसके बारे में, अभी तो आगे चलते हैं। दोस्तों, कई बार
जो बाह्य दल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। बाह्य दल जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसे पृथक अवस्था या दोस्तों एक नाम और पॉलीसेपेलस कहते हैं। तो दिखाने की बात पता है कैसी है? दिखाने की बात ऐसी है कि इसको आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर ये इस प्रकार की संरचना है तो ये है मुक्त, मगर अगर ये संरचना इस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हो ऐसे, ठीक है, तो ये कैसी है? ये है संयुक्त। बात सही है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण में अगर हम बात करें तो मूली व सरसों। दोस्तों कई बार एक काम और होता है, कई बार क्या होता है, जो बाह्य दल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, बाह्य दल जब आपस में जुड़े होते हैं तो इसे संयुक्त बाह्य दल अवस्था, या फिर इसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस, या फिर गैमोसेपेलस कहते हैं। उदाहरण बैगन व कपास। दोस्तों कई बार जो बाह्य दल होते हैं ना वो कुछ कांटे के समान संरचना बना लेते हैं, जैसे सिंघाड़े में। तो सिंघाड़े में अगर आप देखेंगे जो बाह्य दल होंगे ये आपको कांटे के समान संरचना का निर्माण करते हुए दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, सिंघाड़े में बाह्य दल कांटे, या कांटों को हम बोल सकते हैं शूल के समान संरचना बनाते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं, अगर आप कभी भी सूरजमुखी की बात करें तो जो बाह्य दल होगा ना ये रोम के समान संरचना बनाएगा। में जो बाह्य दल है वो रोम के समान क्या बनाता है? संरचना बनाता है। इन्हें पेपस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पेपस कहते हैं। जिससे फल बड़ा होकर उड़ जाए। दोस्तों सूरजमुखी में ये वाला जो मॉडिफिकेशन है ये बिल्कुल ही अलग है। अगर आप सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में आपको ये जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा आप सोच सकते हैं। सूरजमुखी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से ये संरचना दिखेगी, कुछ ऐसे, और ऊपर की तरफ दोस्तों ये जो संरचना आपको मिलती है ना बाह्य दल की, ये कुछ ऐसे बना लेती है। अब बाद में जब ये आगे फल का निर्माण होता है तो ये बहुत ही हल्का महसूस करवाता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ा के ले जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? सूरजमुखी का। बात सही है दोस्तों। अगली एक और चीज़ दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो बाह्य दल होते हैं वो आकार में बड़ा होकर
बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। पत्ती का निर्माण कर लेता है। मतलब दोस्तों पता है कैसे, मतलब ऐसे कि अगर मान लीजिए ये है आपको कोई भी, मैं फॉर एन एग्जांपल ये ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके पीछे मैंने यहाँ पे एक अभी पुष्प बना दिया, मान लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ से जो बाह्य दल निकला होगा ना दोस्तों, ये बाह्य दल यहाँ से एक पत्ती का निर्माण कर लेगा, बड़ी पत्ती ऐसे। और ये बड़ी पत्ती पता है क्या काम करेगी? कीटों को आकर्षित करने का, जो कीटों को आकर्षित करती है। दोस्तों यहाँ तक एक छोटी सी बात है जो अभी तक हम लोगों ने देखी या हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि आखिर जो पत्ती होती है उसमें सबसे बाहर जो स्तर होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल। दोस्तों बाह्य दल जो होगा इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम एक है, वो क्या कि बाह्य दल कलिका अवस्था के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। पूरा पुष्प ढका हुआ रहता है। आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा कोई भी, अगर आप कोई भी पुष्प लें तो उनके अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा नीचे की तरफ एक हरे रंग का भाग होता है। और ये हरे रंग का भाग जब पुष्प खिला नहीं होता तब उसको चारों तरफ से, मतलब आप कह सकते हैं कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है उसको, ठीक है। तो ये काम होता है किस चीज़ का? बाह्य दल का। बात सही है। अगली चीज़ दोस्तों अगर हम बात करें तो बाह्य दल के लिए पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि पुष्प में सबसे बाहर की ओर होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप पुष्प देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर जो उपस्थित होगा वो क्या होगा? बाह्य दल। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले जब पुष्प खिलता नहीं है, यानी कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, कलिका का मतलब जब वो खिले नहीं, तो कलिका अवस्था में है, तब ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? भारी आघातों से। हो सकता है तापमान हो सकता है कोई और जीव जंतु या कोई भी चीज़, कोई भी सूक्ष्म जीव, उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? बाह्य दल। दोस्तों अगली बात, जनरली आपको ये देखने को मिलता है हरे रंग का, ये पतला बड़ा हरे रंग का आपको देखने को मिलता है, मगर ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ज़्यादा बड़ा तो एक ही कंडीशन में आपको बताया, एक ही कंडीशन में जब ये आकार में क्या हो जाता है? बड़ा। और दोस्तों इसका उदाहरण याद रखिएगा, मुसेंडा। तो मुसेंडा में ये आकार में क्या हो जाता है? बड़ा भी हो सकता है। अब देखते हैं अगली चीज़ दोस्तों, जब बाह्य दल एक दूसरे से या तो क्या होंगे? अलग होंगे, या फिर बाह्य दल एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। अगर ये एक दूसरे से अलग हैं तो इसे हम बोलेंगे पॉलीसिपेलस, अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे गैमोसिपेलस। बात सही है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? पृथक अवस्था या फिर संयुक्त अवस्था। तो आप इसको दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हो, पृथक भी और संयुक्त भी। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप इनके रूपांतरण के बारे में बात करोगे तो यहाँ से हम बात करते हैं इनके रूपांतरण की, मतलब इनका मॉडिफिकेशन। दोस्तों रूपांतरण के लिए पहली बात मैं अगर आपसे बात करूं तो सिंघाड़े में जो बाह्य दल होगा वो कांटे या शूल का निर्माण करता है। सिंघाड़े में जो बाह्य दल होगा वो कांटे या शूल का निर्माण करता है। आपने देखा भी होगा। देखो मतलब ये चीज़ तो ऐसी है कि आप लोग अगर मार्केट भी जाते हैं तो एक बार आप सिंघाड़े को देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं क्या वो सही है क्या। अब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये सब चीज़ें देखी होंगी, तो इनको पता भी होगा एग्जैक्टली सिंघाड़े में इस तरीके का जो संरचना है वो पाई जाती है क्या। अगली चीज़ दोस्तों, सूरजमुखी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सूरजमुखी में कई बार ये रोम के समान, एक फर के समान संरचना बना लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रोम, फर, और इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? पेपस। एक्चुअली होता क्या है कि जब फल का निर्माण हो जाता है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, यानी कि इसको दूर कहीं किसी स्थल तक भेजने के लिए जो काम किया जाता है वो इसी रोम के द्वारा किया जाता है। और ये रोम किस चीज़ का रूपांतरण है? बाह्य दल मतलब कैलेक्स का। बात सही? अच्छे से दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़, कई बार दोस्तों मुसेंडा एक अच्छा एग्जाम्पल है। मुसेंडा के अंदर कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि ये आकार में कैसा हो जाता है? बड़ा। यानी कि देखो कितना बड़ा, एक पत्ती के समान संरचना ले लेगा और एक तरह से झंडे के समान कार्य करता है। जैसे झंडा होता है ना, आप किसी भी को भी दिखा देते हैं, यहाँ से रेस स्टार्ट है, यहाँ पे रेस खत्म हो रही है। भाई ट्रेन की डब्बे के पीछे पीछे जो
कौन होता है? कंडक्टर होता है। कौन होता है? वो जो भी होता है वो ट्रेन में ऐसे ऐसे दिखाता रहता है और वो आगे ड्राइवर देख के बता देता है कि भैया क्या करना है। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। बात सही है? अच्छे से खोपड़ी में बैठ रही है ना भैया? बिल्कुल सही। अगली चीज़ दोस्तों, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जैसे बैगन के अंदर अगर आपने कभी भी बैगन देखा हो, जो देखा ही होगा, तो बैगन में आपको इस प्रकार से संरचना दिखती है चारों तरफ ऐसी। तो यही संरचना किसका प्रकार है? ब्राह्यदल का। संयुक्त होती है, देखना आपस में सारी जुड़ी हुई होती है। आज ही देख लेना बैगन, तो घर में कोई सा भी बैगन देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है भैया? यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? 100% डाउट वाउट कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल श्योर कर दें। अभी जरा थोड़ा सा इसका वर्गीकरण और पढ़ेंगे हम, नोट करिएगा यहाँ तक, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, तो यहाँ तक की बातों में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? मज़े से हो रहा है ना सब कुछ? हल्के में? अरे मस्त रहो, टेंशन ही मत लो बिल्कुल भी, 1% भी। मैं पता है, मैं मतलब बेसिकली अभी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों का सहयोग है पूरा, जो आप लोग अभी बहुत ही अच्छे से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं। और देखो एक बात याद रखना, एक्चुअली जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी से अब हमसे हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम क्लियर किए हैं, डायग्राम, और हम लोगों ने एक एक चीज़ समझी है। देखो ये बात तो ज़रूर है कि उदाहरण याद करने हैं तो वो समझना नहीं पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा सा ही लर्न करना पड़ेगा। अब भैया इतनी लर्न वाली बात तो मैथ्स में भी होती है। मैथ्स में भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को लर्न ही करना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो लर्न ही करोगे, तो हल्की फुल्की चीज़ें लर्न कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। ठीक है भाई? अब चलिए ज़रा आगे चलो ना यार, हो गया बस अब आगे चलते हैं। देखो अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिर अवधि के आधार पर, यानी कि अगर हम अवधि के आधार पर ब्राह्यदल की देखें, यानी कि मैं अगर इसको तो पूरा टॉपिक तो अपना ऐसे ही रखूं, ये तो अपना मेन टॉपिक है, मगर जो अभी मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राह्यदल की अवधि, तो ब्राह्यदल की अवधि के आधार पर ब्राह्यदल कितने प्रकार के होते हैं? ब्राह्यदल की अवधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो होता है आशुपाती, आशुपाती। जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं पर्णपाती, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं चिरस्थायी या दीर्घपाती। दोस्तों आशुपाती का मतलब होता है कि जब ब्राह्यदल कलिका के खिलते ही अलग हो जाएं, यानी कि जैसे ही आपकी कलिका, जो पुष्प में जो कलिका होती है, जैसे ही वो कलिका खिली, वैसे ही जो ब्राह्यदल नीचे की तरफ लगे हुए हैं वो हट गए। ठीक है? दूसरी चीज पर्णपाती। दोस्तों पर्णपाती का मतलब ये है, पता होगा पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब जैसे ही निषेचन यानी कि परागण की अभिक्रिया हुई, निषेचन नहीं, परागण की अभिक्रिया जैसे हुई वैसे ही हट जाएगा। यानी कि इसमें जब ब्राह्यदल परागण के बाद अलग हो जाते हैं। दोस्तों पर्णपाती का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सरसों। तो उदाहरण इसका देखिएगा, उदाहरण क्या है? सरसों। अच्छा आशुपाती का भी उदाहरण लिख लीजिएगा, इसका भी उदाहरण रह गया, इसका उदाहरण लिखेगा अफीम। बात सही है दोनों? अफीम तो सुना ही होगा नाम, अफीम, गांजा, हीरोइन। ओहो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सुनते तो सब कुछ हो, यही तो बात तुम्हारी अलग है, पता तो मैं सब कुछ है। चलो अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए। अफीम एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात तो ये है। अगली तो दोस्तों दीर्घपाती, यानी कि जब परागण की अभिक्रिया भी हो जाए, फल भी बन जाए, मगर वो अलग नहीं हो, वो एक्चुअली फल से जुड़े हुए रहते हैं। तो दीर्घपाती क्या होते हैं? फल से क्या रहते हैं? फल से, ये रहते फल से जुड़े हुए। पता है इसके तो एग्जाम्पल ऐसे आपने देखे हैं। टमाटर देखा है उसमें हरे रंग का? बिल्कुल सही, उदाहरण टमाटर। और किसी ने देखा है आपने? चिली, मिर्च, बिल्कुल
एक एग्जाम्पल अपन अभी अभी करके आए थे संयुक्त का, कौन सा? बिल्कुल सही दोस्तों, बैगन। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, कपास, और लास्ट दतूरा। दोस्तों, ये ओवरऑल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, हम लोगों ने वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण का जो बेस था हमारा, वो बेस क्या था दोस्तों? वर्गीकरण का बेस था कि आखिर जो कैलेक्स है, यानी कि जो बाह्य दल है, वो बाह्य दल या तो जुड़ा हुआ रहता है या उससे अलग हो जाता है। तो आप इसमें ये चीज़ बता सकते हो कि बाह्य दल जुड़ा रहेगा या फिर अलग हो जाएगा। आपको पता लग रहा है यहाँ पे? ठीक है। अगर हम बात करें आशुपाती की, तो आशुपाती का मतलब कलिका खिलते ही वो झड़ जाएगा। ये फूल खिला, झड़ गया। अगली चीज़ पर्णपाती, इसमें कुछ अलग हिसाब है। पर्णपाती क्या होगा? पर्णपाती होगा जब कलिका, मतलब जब परागण की अभिक्रिया होगी ना, वो तब झड़ेगा। और जबकि तीसरा दोस्तों झड़ता ही नहीं है, फल भी बन जाएगा तो फल के अंदर भी चिपका हुआ रहेगा। वो अंदर मतलब बाहर की तरफ बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से चिपका हुआ रहेगा। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा एक एक एग्जाम्पल को। टमाटर, मिर्च, बैगन, कपास और दतूरा, इसका एग्जाम्पल सरसों, और इसका एग्जाम्पल अफीम। बात सही? यहां तक हम लोगों ने अभी एक टॉपिक और क्लियर किया, जिसका नाम था बाह्य दल, हरे रंग का भाग जो पादप के बिल्कुल बाहर की तरफ पाया जाता है। सो दोस्तों, अभी तक इस पूरे बाह्य दल में आपने बहुत सारी चीज़ समझी। आपने देखा कि बाह्य दल अलग भी हो सकते हैं, बाह्य दल संयुक्त भी हो सकते हैं। अलग होगा तो बिल्कुल अलग है, संयुक्त को आप इस तरीके से दर्शाते हो। बात सही है? बिल्कुल। बाह्य दल सुरक्षा करने का काम करेगा, बाह्य दल उड़ने का भी काम करता है। सूरजमुखी, बिल्कुल उड़ने का भी बाह्य दल काम करता है। बाह्य दल एग्जैक्टली एक काम और करता है, किस चीज़ का? वो किसी भी और दूसरे कीट को आकर्षित करने का काम करता है। वो आकर्षित पता है क्यों करता है? परागण की अभिक्रिया के लिए। तो परागण की अभिक्रिया के लिए किसी और कीट को आकर्षित करने का काम भी किसके द्वारा होगा? बाह्य दल के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने बाह्य दल का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। होप आपको इन सब चीज़ों में कोई भी किसी तरीके की भी दिक्कत नहीं होगी। आई एम डैम श्योर। गॉट दिस? 100% लॉक कर देना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ तक प्लीज़ नोट करिएगा। टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया है, नोट करिए प्लीज़, फिर आगे चलेंगे। जी हाँ, सब आ गए हैं दोस्तों। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो मैं यहीं पे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि लगभग हम पुष्प के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सम्मिति। सम्मिति का मतलब कि अगर किसी को काटा जाए दो भागों में, तो क्या वो बराबर भागों में कटेगा? यानी कि अगर हम सम्मिति की बात करें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि पुष्प के अंदर सम्मिति अलग अलग हो सकती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसको किसी भी भाग से काटोगे तो आपको दो बराबर भाग मिलेंगे, जबकि कुछ पुष्प ऐसे होंगे जिसमें आप उसको किसी भी स्थल से काटोगे तो आपको दो बराबर भाग नहीं मिलेंगे। या फिर कुछ पुष्प ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक ही ऊर्ध्व अक्ष से काटा जाए, वो तभी बराबर भागों में विभक्त होंगे। आइए जरा इस टॉपिक को हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है अभी इस लेक्चर का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुष्प की सम्मिति। तो हेडिंग डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सम्मिति का मतलब होता है सिमेट्री। तो एक बात है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुष्प की सम्मिति। दोस्तों, सम्मिति को हम पुष्प की सम्मिति को अगर हम कटान बिंदु के हिसाब से देखें तो एक बात आपको याद रखनी है कि इसको हम पर्टिकुलर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली बात, मगर दोस्तों एक्चुअली अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को काटते हो तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप जहाँ से जिस चीज़ को काट रहे हो तो उसे हम बोलेंगे मात्रअक्ष। यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी पुष्प का डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे या फिर ऐसे एक भाग आपको लगा होगा जिसे आप क्या बोलोगे? मात्रअक्ष। यानी कि इस एरिया से चीज़ों को काटा जाता है। दोस्तों, अब अगर मैं इसी मात्रअक्ष की बात करूं तो इसके आधार पर जो पुष्प है वो 3 प्रकार के हैं, 1, 2 और 3।
ए बी एंड सी। बात सही है। दोस्तों कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं ये? दोस्तों पहला जो हो सकता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या सममित। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं एक व्यास सममित। और जो तो तीसरा हो सकता है उसे हम बोलते हैं असममित। तो ये 3 प्रकार के पुष्प आप लोग करते हैं। दोस्तों इसे जो त्रिज्या सममित है इसे हम बोलते हैं रेडियल। तो कई बार आपने वर्ड सुना होगा रेडियल सिमेट्री, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल। और दोस्तों तीसरा जो है इसे हम बोलते हैं इरेगुलर। तो भाई 3 टाइप के हमको याद रखने हैं, आप सबको भी याद रखने हैं। सो प्लीज़ ये 3 टाइप के जो पार्ट हैं ये प्लीज़ अच्छे से नेम तो इनके याद ही रखिएगा, ठीक है भैया। तो समिति के आधार पर हमने पुष्प को 3 भागों में बांट दिया। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या 100% नहीं है। अब दोस्तों पहली चीज़ होती है त्रिज्या सममित। तो त्रिज्या सममित क्या होता है? जब किसी भी ऊर्ध्व तल से काटने पर पुष्प 2 बराबर भागों में बंट जाता है। उदाहरण सरसों और मिर्च। दोस्तों त्रिज्या सममित का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी स्तर से किसी भी एंगल से काटो, वो हमेशा 2 बराबर भागों में ही विभक्त होगा। जैसे एक वृत्त है, उसको आप किसी भी एंगल से काट लेना दोस्तों, वो बिल्कुल बराबर भागों में विभक्त होगा। तो उसे हम बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से उस एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं क्या चीज़? त्रिज्या सममित। बात सही है दोस्तों। उदाहरण इसके याद रखिएगा, सरसों और मिर्च, ये 2 उदाहरण हैं त्रिज्या सममिति के। अगली चीज़ दोस्तों, अगला है एक व्यास सममित या बाइलेटरल सिमेट्री। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आप और मैं दोनों, यानी कि केवल एक विशेष प्रकार के ऊर्ध्व अक्ष से ही, केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर दो भागों में विभक्त आप करते हो। उदाहरण कैसिया, सेम और मटर। दूसरा हो गया हमारे पास एक व्यास सममित। और जो तीसरा है वो कौन सा है? असममित, यानी कि किसी भी तल से आप काट लोगे 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं होगा। किसी भी तल से बराबर भागों में नहीं होता। उदाहरण दोस्तों कहना, उदाहरण कहना। दोस्तों अब जरा मेरी बात बहुत ही सलीके से समझिएगा। दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कभी भी हमें पुष्प की संरचना का अध्ययन करना है तो फिर हम उसकी बाहरी आकारिकी के बारे में इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो पुष्प होता है वो बाहरी तरीके से किस तरीके का होगा, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब अगर हम पुष्प की बाहरी संरचना के बारे में बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि अगर हम किसी भी पुष्प को काटते हैं तो वो आखिर कितने अलग अलग भागों में विभक्त होता है।
अगर दोस्तों हम ऐसी चीज़ पुष्प के लिए देखें तो हम इसके आधार पर, यानी कि पुष्प को जो कटिंग की जाती है, उसको काटा जाए, तो उसके आधार पर, उसको विभक्तिकरण के आधार पर या फिर उसकी सम्मिति के आधार पर हम पुष्प को 3 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों पहला हो गया त्रिज्या सम्मित, दूसरा एकव्यास सम्मित और तीसरा असम्मित। असम्मित मतलब इरेगुलर, एकव्यास सम्मित मतलब बाइलेटरल और त्रिज्या सम्मित का मतलब रेडियल। तो रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्रिक, ये 3 टाइप के तो पार्ट हमने कर दिए। अब त्रिज्या सम्मित क्या होता है? भैया कहीं से भी काट लो, किसी भी ऊर्ध्वाधर अक्ष से काट लो, वो 2 बराबर भागों में ही विभक्त हो जाएंगे। किसी भी ऊर्ध्वाधर अक्ष से काट लो, वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाएंगे। मिर्च में, सरसों में, इनके पुष्प की संरचना अगर आप देखोगे तो किसी भी अक्ष पे काट लेना, आपको जो 2 भाग मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मिति है दोस्तों ये। बैठे मेरी बात अच्छे से। अगली चीज दोस्तों, अगला होता है एकव्यास सम्मित। अब आप कहोगे सर ये एकव्यास सम्मित क्या है? दोस्तों इसमें अब एक अक्ष को देखा जाएगा, किसी भी अक्ष की बात नहीं होगी। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अगर आप इस अक्ष पे काटोगे तो ये भाग और ये भाग भारी रूप से बराबर दिखेगा, मगर अगर ऐसे काटोगे तो ऊपर और नीचे का भाग तो बराबर नहीं है। यानी कि किसी एक विशेष अक्ष पे हमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। विशेष अक्ष तल, वहीं पे इसको क्या होगी? कटिंग। गॉट दिस? बैठ गई मेरी बात अच्छे से खोपड़ी में? बिल्कुल। अगली चीज दोस्तों, अगली चीज होती है असम्मिति। असम्मिति का मतलब जिसमें सम्मिति हो ही नहीं, जो पूरा का पूरा पुष्प ही अलग हो। कहना पूरा पुष्प अलग होता है, किसी भी सम्मिति से काट लो बराबर नहीं आएगा वो। असम्मित प्रकार का पुष्प होता है ये। बात समझ में आई मेरी? इसका मतलब आप एक बात बोल सकते हो, आप एक बात कह सकते हो कि पुष्प को सम्मिति के आधार पे भी हम 3 भागों में काटते हैं। अब दोस्तों एक अक्ष होता है जिसे हम बोलते हैं मात्र अक्ष। मैं अभी पुष्प सूत्र जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे उसमें मात्र अक्ष के बारे में कि आखिर मात्र अक्ष क्या होता है। तो मात्र अक्ष देखते हुए आप इसकी कटिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से कटिंग, ये वाला भाग दूरस्थ भाग होगा, ये बिल्कुल नज़दीक वाला भाग होगा। ठीक है, कुछ बातें आपको याद आ रही होगी। तो ये छोटी सी बात, ये एक छोटा सा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है? ये टॉपिक है आपका पुष्प की सम्मिति के बारे में। 100% बात क्लियर है मेरी? ओके, डन। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, नोट करिएगा फिर। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।